अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। विषय मराठी संयुक्त आंतरभारती इयत्ता 10वी। कविता क्रमांक 5 खोप्यामधी खोपा, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी। आता आपण कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचा परिचय पाहूया। जन्म 1880 ते मृत्यू 1951। शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील संसारी स्त्रीची सुखदुःखे अनुभवताना अंतस्फूर्तीने बहिणाबाईंनी काव्य निर्मिती केली। किसान के परिवार में के संसार की औरतों की जो खुशियाँ गम इसका तजुर्बा लेते समय अंदर दिल से ही प्रेरणा निर्माण होकर बहिणाबाई ने कुछ कविताओं की निर्मिती की। माणुसकी, निसर्गाशी समरसता, डोळस श्रद्धा आणि खेड्यातल्या समूह जीवनाची जाणीव त्यांच्या कवितेतून दिसून येते। इंसानियत, कुदरत से समरसता यानी कुदरत और इंसान, इन लोगों में इमोशनल अटैचमेंट, भावनाएं। डोळस श्रद्धा, आँख खोल कर ही यानी सही गलत सोच कर ही भरोसा रखना। आणि खेड्यातल्या समूह जीवनाची जाणीव, और खेड़े गांव में के समूह जीवन में एक साथ जिंदगी जीने की जो जाणीव है, एहसास है, त्याच्या कवितेतून दिसून येते। उनके नज़मों में से वह दिखाई देता है। मनातला जातिवंत जिवाळा प्रकट करणारी अल्पाक्षरी शैली। दिल में का कम अल्फाजों में बहुत कुछ बताने वाली जो एक खासियत है वो उनके नज़म में दिखाई देती है। भोवतालच्या निसर्गाचा, आसपास की कुदरत का, मानवी जगण्याचा, इंसान की जिंदगी जीने का, खानदेशी बोलीतील, खानदेशी जबान में का सहज स्फूर्त आविष्कार। ऐसे ही अचानक से उनके दिमाग में आते हुए नज़म ही त्यांच्या कवितेची वैशिष्ट्य है, ये उनके नज़म की खासियत है। खास तौर पे वो नज़म लिखनी है, बनानी है, इसलिए अलग से बैठते नहीं थे, ऑटोमॅटिकली उनके दिल में आती थी। बहिणाबाईंच्या मृत्यूनंतर त्यांचे पुत्र कविवर्य सोपानदेव यांनी आचार्य अत्रे यांच्या प्रोत्साहनामुळे बहिणाबाईंची गाणी 1952 हा कविता संग्रह प्रकाशित किया। ऊपर देखेंगे तो बहिणाबाई चौधरी, इनका इंतकाल 1951 में हुआ है, और यहाँ पे बताया गया है कि 1952 में उनकी कविताओं का संग्रह की किताब मशहूर हो गई। किसने की? तो ये उनके बेटे जो कवि है सोपानदेव, उन्होंने की। यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि बहिणाबाई को लिखने आता नहीं था, वो कभी स्कूल में जाके पढ़े लिखे नहीं। उनकी जो कविताएं थी वो उनके बेटे सोपानदेव चौधरी, इन्होंने लिख के रखे थे, और वही उन्होंने आचार्य अत्रे के कहने से प्रकाशित किए। प्रस्तुत कविते नीचे बताए हुए नज़म में कवयित्री ने सुगरण पक्षी, सुगरण जो एक पंछी का नाम है जो बहुत ही खूबसूरत ऐसा घोंसला बनाता है, वह माणूस और इंसान यांची तुलना करून सुगरण पक्षामध्ये असणाऱ्या सृजनशीलतेचे वर्णन केले आहे। उन्होंने इंसान और सुगरण पंछी इन दोनों में कंपैरिजन करके सुगरण पंछी में कुछ नया अच्छे से बनाने की जो खासियत है उसका खुलासा किया हुआ है। सुगरण पक्षाप्रमाणे माणसाने आपल्या निसर्गदत्त देणगीचा उपयोग करून सौंदर्य दृष्टीने नवनिर्मिती करावी असा संदेश दिला है। सुगरण पंछी के जैसे इंसान ने भी हमें दिए हुए कुदरत से मिली हुई जो भी कुछ देनगी है, तोहफा है, उसका इस्तेमाल करके खूबसूरती के नज़रिए से नया कुछ तैयार करना चाहिए। ऐसा संदेश, ऐसे सीख
इस नज़म में दी गई है। सुगरण पंछी जो है वो अपने बच्चों के लिए झाड़ को खूबसूरत घोंसला बनाता है और वो अपने छोटे से चोंच से उस घोंसले को इतना खूबसूरती से बुनता है कि उस पर से इंसान ने सीख लेनी चाहिए कि मेहनत करो। यही बात बहिनाबाई ने अपने नज़म से बताई। यह बहिनाबाई चौधरी और उनके बाजू में उनके बेटे सोपान देव चौधरी, इनकी तस्वीर है। यह घोंसला बनाते हुए सुगरण पंछी देखो कैसे तिनका जमा करके वह घोंसला बांधती है और वह घोंसला इतना खूबसूरत है कि इंसान चाह कर भी अपने हाथों से इतना खूबसूरत घोंसला लकड़ियों के छोटी लकड़ियों के सहारे नहीं बना सकता, घास के सहारे नहीं बना सकता। इतनी खूबसूरती से सुगरण पंछी अपना घोंसला बनाता है। अरे खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा चांगला, देखा पिलासाठी तिना झोका झाडाले टांगला। अरे खोप्यामधी खोपा यानी घोंसला, वो घोंसला जो सुगरण पंछी ने बनाया हुआ है। घोंसले में घोंसला सुगरणीचा चांगला, एक पंछी जो सुगरण है उसका सबसे बेहतरीन, चांगला, अच्छा। देखो पीलासाठी तिनं अपने बच्चों के लिए उसने झोका झाडाले टांगला, झोका झूला, झाडाले झाड़ को, दरख्त को, वृक्ष को, टांगला लटकाया। यहाँ पे कवयित्री कहती है कि घोंसले में घोंसला सुगरण का अच्छा, देखो बच्चों के लिए उसने झूला झाड़ को टंगाया। शब्दार्थ खोपा याने घरटे, सुगरण पक्षाचे घरटे। सुगरण काड्यांनी सुंदर घरटे बांधणारा लहानसा पक्षी, देखा पहा, झोका झोपाळा, झाड वृक्ष, टांगला लोंबत ठेवला। आपको कविता के ऊपर सहमत नहीं आएगा तो कोई 4 पंक्तियों की 2 पंक्तियों का सरल अर्थ बताइए करके आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सरल लिख के दी हूँ। आप अभी से याद करना शुरू कीजिए। कवितेचा भावार्थ, सर्व घरट्यामध्ये सुंदर व चांगले घरटे सुगरणीचे आहे। सभी घोंसले में खूबसूरत और अच्छा घोंसला सुगरण का है। हे माणसा पहा, तिने आपल्या पिल्लांसाठी झोका झाडाला बांधला है। हे इंसान देखो, उसने अपने बच्चों के लिए झूला झाड़ को बांधा हुआ है। तेल निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, पील निजले खोप्यात जसा झुलता बंगला, तिचा पिलामध्ये जीव झाडा टांगला, तिचा पिलामध्ये जीव झाडाले टांगला। पील बच्चे, निजले सोए, खोप्यात घोंसले में, बच्चे सोए घोंसले में, जैसा झूलता बंगला, जैसे झूला लेने वाला बंगला। तिचा पिलामध्ये जीव, उसका बच्चों में जान है, जीव जान प्राण। जीव झाड़ाले टांगला और जान यह झाड़ को टंगाई गई है, लटकाई गई है। शब्दार्थ, निजणे झोपणे, झुलता झुलणारा, आंदोलने घेणारा, झोके घेणारा, जीव प्राण। कवितेचा भावार्थ, खोप्यामध्ये पिल्ले सुखरूप व शांतपणे निजली आहेत, कारण त्यांचा बंगला
हा वाऱ्यावर अधांतरी झुल्यासारखा झुलतो आहे। घोंसले में बच्चे खुशी से, शांति से सोए हुए हैं, क्योंकि उनका बंगला या हवा पर अधांतरी झुल्यासारखा झूले की तरह झूल रहा है। सुगरण पक्षिणीचा जीव तिच्या पिलामध्ये गुंतला है। सुगरण पंछी की जान उसके बच्चों में लगी हुई है। ती आपल्या पिल्लांवर खूप माया करते, वो अपने बच्चों पे बहुत प्यार करती है। तिने झुलत्या खोप्याबरोबर आपला प्राण झाडाला टांगलेला आहे। उसने झूलते घोंसले के साथ अपनी जान झाड़ को टंगाई हुई है। खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोसा, खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोसा, पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा, पाखराची कारागिरी जरा देख रे मानसा। खोपा घोंसला, इनला इनला यानी बुना बुना, स्वेटर बुनते ना वैसे। जसा गिलक्याचा कोसा, जैसे गिलक्याचा कोसा यानी सूखे हुए जो तुराई है उसकी जो जाली है, जाली का जो सांगाड़ा है उसे यहाँ पे गिलक्याचा कोसा कहा। गिलका यानी तुराई, डोड़का, और कोसा यानी सूखा हुआ जालीदार, जाली का जो सांगाड़ा है वो यानी जाला सूखा हुआ। पाखराची कारागिरी, परिंदे की कारागिरी, कसब, कौशल्य। जरा देख रे मानसा, जरा देख रे इंसान। कवितेचा भावार्थ, ज्याप्रमाणे सुकलेल्या घोसाळ्याची नक्षीदार जाळी सुंदर दिसते, तसे सुगरणीने आपले घरटे विणले आहे। जिस तरीके से सूखे हुए तुराई का नक्शी वाली जाली खूबसूरत दिखती है, वैसे ही सुगरण ने अपना घर बुना हुआ है। अरे माणसा, ही पाखराची कुशल व सौंदर्यपूर्ण कारागिरी पहा। ए इंसान, ये परिंदे की खूबसूरत ऐसी जो कारागिरी है वो देखो। तिची उलुशीच चोच, तेच दात तेच ओठ, तिची उलुशीच चोच, तेच दात तेच होठ, तुले दिले रे देवान दोन हात 10 बोट, तुले दिले रे देवान दोन हात 10 बोट। तिची उलुशीच, उलुशीच छोटीशी, इवली चिमुकली चोच, तेच दात तेच होठ, वही दात वही होठ, तुले दिले रे देवानं, तुझे दिए है खुदा ने 2 हात 10 बोट, 2 हात और 10 उंगलियां। शब्दार्थ, उलुशीच, इवलीशीच लहानशी, चिमुकली छोटी, देले दिले। कवितेचा भावार्थ, सुगरणीची इवलीशी चोच असून चोच हेच तिचे दात व ओठ आहेत। सुगरण पंछी की छोटी सी चोच रहकर वो चोच ही उसके दांत और होठ है। तिने चोचीने हे सुंदर घरटे विणले आहे। उसने चोच से ये खूबसूरत घोंसला बुना हुआ है। हे माणसा, तुला तर देवाने 2 हात आणि 10 बोटे बहाल केली आहे। तुझे तो खुदा ने 2 हात और 10 उंगलियां दी हुई है। तू अधिक कौशल्याने अशी सुंदर निर्मिती कर। तू ज्यादा कारीगिरी से ऐसी खूबसूरती से तैयार कर। देखो, सुगरण पंछी की भी तस्वीरें इस तस्वीर में और उसके घोंसले की भी तस्वीरें। कितना सा पंछी है वो और कितना खूबसूरत उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है। नज़म के नीचे का पाठ्यपुस्तक में का स्वाध्याय अब हम देख रहे हैं। फरक स्पष्ट करा।
सुगरण आणि मानुस दोनों में तुलना करना है, दोनों में क्या फर्क है वो बताना है। सुगरण के नीचे एवली सी चोच, छोटी सी चोच रहती है सुगरण को। इंसान को 2 हाथ रहते हैं। सुगरण को चोच हेज दांत व होठ, चोच यही दांत और होठ रहते हैं। इंसान को 10 उंगलियां रहती है। सुगरण को सर्वांमध्ये सृजनशीलता असते। सभी सुगरण नाम के पंछी है वो खूबसूरत घोंसला बनाते हैं, बहुत अच्छे से घोंसला बनाते हैं। माणूस में काही लोकांमध्ये सृजनशीलता असते, इंसानों में कुछ ही लोगों में सृजनशीलता रहती है। सृजनशीलता यानी कुछ नए से तैयार करना, अच्छा कुछ तैयार करना। हर एक के हाथ में वो कला नहीं रहती। प्रश्न क्रमांक 2, खालील आकृत्या पूर्ण करा, नीचे के वेब शकल पूरा करो। अ. सुगरणीच्या खोप्याला कवयित्रीने दिलेल्या उपमा, उपमा यानी उस खोपे को कवयित्री ने नज़म लिखने वाले ने क्या नाम दी है। 1. झूलता बंगला, झूलने वाला, झोंका लेने वाला बंगला। और दूसरा है गिलक्याचा कोसा यानी तुराई का जाला। आ. सुगरणीकडून माणसाने घ्यायचे गुण, सुगरण से इंसान ने लेने की आदतें। 1. उत्तम कारागिरी, बहुत अच्छी कारीगिरी। दूसरा कष्टाळूपणा, मेहनत करना। और तीसरा नवनिर्मिती करणे, नया कुछ तैयार करना। प्रश्न क्रमांक 3, तील हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। बच्चे ये जवाब आएगा ऐसा सवाल तैयार करो। उत्तर, खोप्यामध्ये कोण निजली आहे, घोंसले में कौन सोया हुआ है, बच्चे। जवाब। प्रश्न क्रमांक 4, कवितेतील यमक जुळणारे शब्द लिहा। यमक यानी ट्यून, एक सरीके लगने वाले, बोलते समय लास्ट के अल्फाज एक जैसे रहने वाले। अ. चांगला टांगला, देखो गला गला सेम आया। कोसा मानसा, सा सेम आया, इसे बोलेंगे हम यमक। इस तरह से पाठ्य पुस्तक में के खोपा मध्ये खोपा इस नज़म के नीचे का स्वाध्याय वेब शक्ल वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। नज़म कंप्लीट हो गई, बड़े जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। नज़म के सरल अर्थ, कवितेचा भावार्थ याद करना ज़रूरी है क्योंकि वही एग्ज़ाम में आने वाला है। नज़म खत्म। जज़ाकल्लाह, धन्यवाद।